चुनाव को लेकर तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह का एक धमकी वाला बयान सामने आया है। राजा सिंह ने कहा है कि जो लोग योगी को वोट नहीं कर रहे, चुनाव के बाद उन्हें चिन्हित किया जाएगा। ऐसे लोगों को सजा देने के लिए बुलडोजर और जेसीबी मशीनें मंगवा ली गई हैं। गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। तो बेटा, अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। पीएम मोदी को भरोसा है कि यूपी में फिर से बीजेपी ही आएगी। भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। सीएम योगी को भी पक्का यकीन है कि 10 मार्च के बाद भी उनकी गद्दी सलामत रहेगी। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार फिर से आएगी। लेकिन कल एक बयान ऐसा सामने आया है जिससे लगता है कि पहले 2 चरण के चुनाव में उमड़ी भीड़ से बीजेपी थोड़ी उलझन में है। ये बयान जारी किया है अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने। कुछ एरियो में हाईएस्ट पोलिंग हुई है और मैं समझता हूं जो योगी जी के ऑपोजिशन है, जो शत्रु है, जो नहीं चाहते योगी जी को, मैं समझता हूं कि ये लोग भरपूर बाहर निकल के वोटिंग करें। तो उत्तर प्रदेश के मेरे हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन है कि अभी दूसरा फेज भी आने वाला है। फर्स्ट सेकंड तो हो गया, तीसरा फेज भी आने वाला है। बाहर निकलो, वोट करो। लेकिन हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा सीट से विधायक राजा सिंह ने आगे जो कुछ कहा वो सीधे सीधे धमकी वाली भाषा है। राजा सिंह ने बीजेपी को वोट न करने वाले वोटरों पर एक्शन लेने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए योगी का बुलडोजर तैयार है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपीज बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते हैं कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा, अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। लोकतंत्र में विरोध का हक हर किसी को है। चुनाव होते ही इसीलिए हैं कि जनता अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सके। इसमें हर किसी की अलग अलग पसंद हो सकती है, लेकिन समर्थन में वोट न देने पर बुलडोजर या जेसीबी का डर दिखाना साफ तौर पर धमकी की भाषा है। तो बेटा, अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा। यूपी के चुनाव में अभी 2 ही चरण के मतदान हुए हैं और इस दौरान जनता काफी जुबानी गर्मा गर्मी देख चुकी है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? यूपी में 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। 10 मार्च नतीजे का दिन है। तो 10 मार्च के बाद किस पर बुलडोजर चलेगा, किसकी गर्मी शांत होगी, यूपी की जनता ही नहीं पूरा देश बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा है। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ
आज तक ब्यूरो। यूपी में 2 दौर के चुनाव हो चुके हैं। अब 20 फरवरी को तीसरे दौर की वोटिंग होगी। 2 दौर के आधार पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। दूसरे चरण का वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गर्मी निकालना चाहते थे, उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के दूसरे दौर के चुनाव की तस्वीरें हैं। मतदान केंद्रों में वोटरों की भीड़ उमड़ी हुई है। वोटरों का ये जोश किसके लिए है? हर दल इस भीड़ का अपने अपने तरीके से मतलब निकाल रहा है। लेकिन सीएम योगी हों या पीएम मोदी, दोनों आश्वस्त हैं कि वोटरों का मिजाज बीजेपी के हक में है। भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। हर वर्ग के लोग बिना बटे, बिना किसी भ्रम में पड़े, पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को, जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। लेकिन हमीरपुर की रैली में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दावा किया कि वोटरों का जोश देखकर सीएम योगी के चेहरे की रंगत बदल गई है। बीजेपी सरकार जाने वाली है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखी, सबने नहीं देखी। हालांकि वो अपनी शक्ल देख करके केवल गुंडे और बदमाशों की बात करते हैं। जैसे ही सुबह उठते हैं वो और शीशे में देखते हैं अपने आप को, वैसे ही गुंडे माफियों की बात करते हैं। बताओ उनकी शक्ल देख करके 12 बन गए कि नहीं बन गए? ये सरकार जाने वाली है, ये सरकार जाने वाली है। चरण के 58 सीटों का चुनाव हुआ। 58 में हमारा गठबंधन 52। आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। 55 सीटों का चुनाव हो रहा, 55 में 55 भाजपा गई। यूपी में 2 चरणों में अब तक 103 सीटों पर चुनाव हो चुका है। पहले चरण में यूपी में 62.4% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में आखिरी रिपोर्ट आने तक 62.69% मतदान हुआ। चुनाव आयोग बेशक 10 मार्च को परिणाम बताएगा, मगर राजनीतिक दलों को पूरा यकीन है कि उनकी विजय तय है। लखनऊ से कुमार अभिषेक समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात यूपी के शाहजहांपुर में कल हुए बवाल की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शाहजहांपुर की तिलहर सीट पर फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया तो पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। भड़के बीजेपी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी की अगुवाई में देर शाम थाने पहुंच गए। काफी बवाल के बाद जब केस दर्ज होने के बाद मामला शांत हुआ। दिन में हंगामा, रात में बवाल। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के तिलहर विधानसभा क्षेत्र की है। तस्वीरें देखिए, पुलिस लोगों को दौड़ा रही है, लोगों पर लठ बरस रही है। जिन लोगों पर लाठियां बरस रही हैं, वो बीजेपी के समर्थक हैं। ये तस्वीर कल दिन की थी।
जैसे ही बीजेपी समर्थकों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, शाम ढलते ढलते बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता थाने का घेराव करने पहुंच गए। प्रदर्शन की अगुवाई तिलहर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सलोनी कुशवाहा कर रही थी। सलोनी का आरोप है कि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से पैसे लेकर फर्जी मतदान कराए। देखो प्रूफ फर्जीवाड़े का, वहाँ में भी फर्जीवाड़ा ही चल रहा था। ये विधायक जी खुद करवा रहे थे और फिर जब हमने रोक लिया, हमने कहा ये फर्जीवाड़ा है, आप क्यों करवा रहे हो? जनता को अपने प्रशासन चुनने दीजिएगा। साहब ने भी करवाया है, हमने कहा साहब देखिए जाके फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कुछ नहीं। कई घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस ने विधायक रोशनलाल वर्मा और उनके बेटों के साथ समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। साथ ही निगोही थाने के एसओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस पर जब यहाँ पे लोग आए, आक्रोशित हो गए, तो उनको जाने बजाने का प्रयास किया गया। तब तक 2-3 लोगों के द्वारा और भी शिकायतें की गई कि एसओ का आचरण ठीक नहीं है और उसके द्वारा भी लोगों के साथ हाथापाई की गई। तो इस आरोप पर जो है जांच की जा रही है और तत्काल एसओ निगोही को लाइन ट्रांसफर किया गया है। फिलहाल मामला शांत हो चुका है, लेकिन इस विवाद से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े हो गए हैं। विनय पांडे, शाहजहांपुर, आज तक। और अब बात पंजाब की। पंजाब में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आमने सामने नजर आए। जालंधर की रैली में पीएम ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन की वजह से वो स्थानीय मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए। उधर चन्नी का आरोप है कि पीएम के दौरे की वजह से वो होशियारपुर नहीं जा सके। पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी पहली रैली के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर पहुंचे तो महीने भर पहले की यादें ताजा हो गईं, जब फिरोजपुर में उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। जालंधर की रैली में पीएम ने फिरोजपुर की घटना का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन एक नए मुद्दे के साथ अलग अंदाज में चन्नी सरकार पर तीखा तंज कसा। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहाँ। पीएम ने खुलासा किया कि 2014 में चुनाव के दौरान कांग्रेस ने पठानकोट में उनका हेलीकॉप्टर इसलिए रोक दिया क्योंकि राहुल गांधी पंजाब के दूसरे कोने में जा रहे थे। एक दिन हुआ ऐसा कि मुझे पठानकोट आना था और पठानकोट से हेलीकॉप्टर लेके मुझे हिमाचल के दौरे पर जाना था। आप हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस के नामदार, उनके युवराज, वो सिंपली एक पार्टी के एमपी थे और कुछ नहीं थे। उस दिन उनका भी अमृतसर के आसपास कहीं कोई कार्यक्रम था। मेरे हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया गया। मुझे पठानकोट पहुंचने में 1-1.5 घंटा देरी हुई। जब पठानकोट पहुंचा तो मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया। क्यों? क्योंकि उनके युवराज पंजाब के किसी दूसरे कोने में आने वाले थे। पीएम के इस आरोप से पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का एक बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम की पंजाब में रैली की वजह से उन्हें होशियारपुर जाने से रोका गया। होशियारपुर में रैली थी, मैंने यहाँ से चंडीगढ़ से 11 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन जब मैं जाकर हेलीकॉप्टर में बैठा, जबकि मेरे पास परमिशन भी थी, वहाँ कर लैंडिंग की भी परमिशन थी, तो इन्होंने मुझे रोक दिया कि जी आप अभी उड़ नहीं सकते,
आगे से क्लियरेंस नहीं हो रही है। ये नो फ्लाई जोन, अब मुख्यमंत्री भी अपने आप में मुख्यमंत्री होता है स्टेट का, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है, उनका भी जहाज उतरने दो, मेरा हेलीकॉप्टर भी उतरने दो। अब मेरे हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। कांग्रेस और बीजेपी को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हैं। जालंधर की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि पंजाब के सीएम पद से कैप्टन की छुट्टी क्यों हुई। कैप्टन साहब को क्यों हटाया? उन्होंने खुद कहा है कि पंजाब सरकार को हम नहीं चलाते थे, कैप्टन साहब की सरकार को दिल्ली के नेता कह रहे हम नहीं चलाते थे, भारत सरकार चला रही थी। यहां कांग्रेस के नेता आकर के कहते थे कि कैप्टन साहब हमारी नहीं सुनते थे, भारत सरकार और कैप्टन साहब की सरकार मिलकर के पंजाब को आगे बढ़ाना चाहती थी। ये रोड़े अटकाते थे, और जब रोड़े अटकाने की उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने कैप्टन साहब को ही विदा कर दिया। पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव है। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से इस बार का चुनावी संग्राम कांटे का है। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जालंधर से परमजीत सिंह और ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं इस खबर पर और बातचीत के लिए। 5 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद करीब 1.25 महीने के बाद सत्येंद्र, पीएम मोदी फिजिकली पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि जिस तरह से सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन जो तस्वीरें और जो आरोप प्रत्यारोप की खबरें आ रही हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। देखिए मल्लिका, चुनावी माहौल है और चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप वाद विवाद लगातार चलते रहते हैं, खासकर जब चुनावों में चंद दिन शेष हों, क्योंकि 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले ये आखिरी ताकत दिखाने का दौर है जो पंजाब में फिलहाल शुरू हुआ है। दरअसल अभी तक बीजेपी कहें या फिर अन्य बड़ी पार्टियां हैं, उनका जोर शोर उत्तर प्रदेश में लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में 2 चरण का चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद तमाम शो स्ट्रेंथ अब पंजाब में दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली की अगर आप बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था अब की बार अचूक थी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के काफिले को लेकर अब की बार चरणजीत सिंह चन्नी ने भी जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री चन्नी का आरोप है कि उनको 3 घंटे तक एक्सेस नहीं दिया गया, उनके हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया गया। तो दूसरी तरफ तस्वीरें हम देखें तो बीजेपी ने अब की बार प्रधानमंत्री की रैली को 5 जनवरी के विवाद के बाद एकदम सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और इस रैली में भीड़ भी अच्छी खासी जुटा ली गई थी। तो कुल मिलाकर चुनावी मौसम में, चुनावों से पहले अक्सर ऐसा होता है जब एक दूसरे के ऊपर तमाम राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ऐसा ही पंजाब में भी ठीक हो रहा है। जी शुक्रिया सत्येंद्र, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और वक्त भी बहुत कम बचा है, 20 फरवरी को चुनाव होने हैं पंजाब में और हर पार्टी इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। कल चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी भी पंजाब में थे। पीएम ने नवा पंजाब का वादा किया, तो राहुल वाले झूठे वादे पर नहीं चलेगा पंजाब। देखिए, आज पूरा देश मिलकर नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। नया भारत तब बनेगा जब इस दशक में नवा पंजाब बनेगा। नवा पंजाब जिसमें विरासत भी होगी, विकास भी होगा। नवा पंजाब जो कर्ज से मुक्त होगा, अवसरों से युक्त होगा। सच्चाई जीतती है, समय लगता है मगर सच्चाई जीतती है। तो आप मेरी बात भूलो मत। पंजाब के सामने खतरा है, पंजाब को एक साथ चलना है। जैसे 5 नदियां हैं, सबको एक साथ मिलकर आगे चलना है, भाईचारे के साथ, प्यार के साथ।
अब बात कर्नाटक के हिजाब विवाद की। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है। इस बीच कल से कर्नाटक के स्कूल खुल चुके हैं। कर्नाटक ही नहीं, पूरा देश हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये कर्नाटक के मांड्या की तस्वीर है, जहां हिजाब पहनकर आई छात्राओं को स्कूल के बाहर रोका गया था। छात्राओं के माता पिता को तर्क दिया गया कि कोर्ट का आदेश है, इसलिए हिजाब उतारना ही पड़ेगा। छात्राओं ने आदेश का पालन किया और स्कूल में एंट्री मिल गई। तुमकुर में भी यही परिस्थिति दिखाई दी। यहाँ भी स्कूल में प्रवेश पाने के लिए छात्राओं को हिजाब उतारना ही पड़ा। लेकिन शिवमोगा में जब ये छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा दे रही थी, तो यहाँ इसका विरोध हुआ, जिस पर इन छात्राओं ने परीक्षा से ज्यादा हिजाब को जरूरी माना और उठकर चली गईं। कर्नाटक के अलग अलग शहरों की तस्वीरों से साफ है कि हिजाब का विवाद अभी थमने वाला नहीं है। इस पूरे विवाद का केंद्र सिर्फ एक मूलभूत सवाल है, क्या शिक्षण संस्थान में धार्मिक वेशभूषा को पहनकर आने की संवैधानिक आजादी है या नहीं। संविधान के जानकार कहते हैं कि किसी भी शैक्षणिक परिसर में किसी व्यक्ति को उसकी अनिवार्य धार्मिक वेशभूषा के आधार पर नहीं रोका जा सकता। हालांकि उन्हें साबित करना होगा कि ये वेशभूषा धार्मिक रूप से अनिवार्य है। यही बात कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से याचिका दायर करने वाले वकीलों ने रखी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्राओं की तरफ से दलील दे रहे वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला सरकारी आदेश सही नहीं। सरकारी आदेश के अनुसार हिजाब पहनना अनुच्छेद 25 के तहत नहीं आता। ये पूरी तरह से गलत है। देवदत्त कामत ने अपनी दलील को मजबूत बनाने के लिए कहा कि मद्रास हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को अनुमति दी है, इसलिए राज्य को भी ये आजादी होनी चाहिए। जिस तरह से सिख छात्रों के लिए पगड़ी की अनुमति है, उसी तरह मुस्लिम छात्राएं देश भर में हिजाब पहनती हैं। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर कब से शिक्षण संस्थानों में ये छात्राएं हिजाब पहन रही हैं। इस पर वकील कामत ने कहा कि छात्राएं पिछले 2 सालों से हिजाब पहन रही हैं। इतना ही नहीं, कामत ने हिजाब को धार्मिक एंगल से जोड़कर अपनी दलील भी दी। तो इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या कुरान में इसे इस्लाम का हिस्सा बताया गया है। तो इस पर कामत ने हिजाब पहनने के पक्ष में कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए कहा कि कुरान में महिलाओं की नजर नीची रखने और खुद को पर्दे में रखने को कहा गया है। वैसे हिजाब का विवाद धार्मिक रंग से ज्यादा राजनीति का प्रिय मुद्दा बन चुका है। अब ये तय है कि यूपी के 7 चरणों की वोटिंग इस पर गूंजती रहेगी। आज तक ब्यूरो। मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख का रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी मुस्तफा से लेते हैं इस खबर पर। मुस्तफा, जिस तरह से कर्नाटक से ये बवाल शुरू हुआ, पूरे देश में ये अब पहुंच चुका है और सभी की निगाहें अब कर्नाटक हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं। आज अहम फैसला आने का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। अगर उडुपी की बात की जाए तो उडुपी में इस वक्त किस तरह का आप माहौल देख रहे हैं? स्कूल खुल गए हैं, क्या स्टूडेंट्स के बीच अभी भी तनाव का माहौल है? जी बिल्कुल, तनाव का माहौल तो जरूर है, क्योंकि इस पूरे मामले में 2 पक्ष हैं। एक पक्ष जो हिजाब पहनना चाहते हैं, दूसरे जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो अभी इंटरिम ऑर्डर के मुताबिक हिजाब क्लासरूम में पहनना अलाउड नहीं है। इसीलिए हमने शिवमोगा की तस्वीरें देखी, मंड्या से तस्वीरें देखी, तो हर जगह तनाव तो है। और साथ ही साथ कल के दिन में जो है वो कॉलेजेस भी कर्नाटक में खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा विवाद कॉलेजेस से ही शुरू हुआ था। तो अब ये देखना होगा कि क्या कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आज आ पाता है। अगर आज नहीं आता है तो फिर इंटरिम ऑर्डर के साथ ही कल कॉलेजेस खोले जाएंगे। इंटरिम ऑर्डर ये है कि बुर्खा या किसी तरीके की धार्मिक वेशभूषा पहनने की इजाजत आपको क्लासरूम में नहीं है। और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस पर कर्नाटक पुलिस ने नजर बना रखी है। सेक्शन 144 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास लगाया गया ताकि किसी तरह का प्रोटेस्ट ना हो। लेकिन एक तरह से आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है अभी भी कर्नाटक में नॉर्मल नहीं है और ये वक्त लगेगा थोड़ा, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार भी एक तरह गाइडलाइंस और SOPs के साथ सामने आएगी, जिसमें लिखा होगा कि अगर हिजाब पहनना है तो कहाँ कैंपस के बाहर उतारना है, कैंपस के अंदर क्लासरूम में जाने से पहले उतारना है, या बिल्कुल भी हिजाब पहनकर आपको कैंपस के गेट तक नहीं आना है। तो ये सारी जो क्लैरिटी है ये उस गाइडलाइंस में दी जाएगी। तो अभी देखना ये होगा कि जिन लोगों ने हिजाब के इस पक्ष में ये पूरी प्रोटेस्ट शुरू की थी वो स्कूल कॉलेज अटेंड करते हैं या नहीं। बिल्कुल।